मैम बहुत साधारण परिवार से आती हैं, जिस तरह से उन्होंने, मैं आपको बता दूं कि मेहनत मजदूरी करके राजनीति में आना और राजनीति में आकर एक महत्वपूर्ण पद पर राज्य सरकार में स्थापित होना। मैम इतने महत्वपूर्ण पद पर आप आज भूमिका निभा रही हैं, कैसे संभव हो पाया? शुरुआत से ही आप अपनी जर्नी बताइए हमारे दर्शकों को, जैसे कि मेघा ने पहले ही जिक्र कर दिया कि आपने बहुत संघर्ष किया है। मैं सबसे पहले तो अपना पब्लिक वाड़ी कि 1 साल पूरे होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। और जिस तरह से आप लोगों ने हमें बुलाया, माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय हमारे स्पीकर को, तो उसके लिए भी हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूं। और आज मुझे इस मंच पे आकर के बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूं कि यहाँ पे जैसे कहा जा रहा है कि आप भी महिला, मैं भी महिला हूँ, तो वाकई में जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण का आज हम सब लोग भी देख पा रहे होंगे कि महिला सशक्तिकरण में चाहे वो हमारे राजनीति क्षेत्र में हो, व्यवसायिक क्षेत्र में हो, या आज मैं आपको यहाँ पे देख पा करके और हमारे जो संचालन करने वाली भी महिला है, इन सबको देखते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि हर क्षेत्र में आज हमारी महिलाएं आगे बढ़ रही हैं। और निश्चित ही माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी जिस तरीके से हमारी बहनों को आगे लाने के लिए जो चौका चूल्हे घर पे रहते थे, उन बहनों को आज आगे आने का अवसर मिला, जिस पे एक मैं भी हूँ। मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करती थी और जिस तरह से मेरे गांव में मैं सरपंच रही, 99 से लगातार सरपंच रही। और सरपंच बनने के लिए भी मैंने राजनीति में आऊँगी ये कभी मैंने नहीं सोचा था। मैं एक साधारण परिवार से, मैं एक शिक्षिका थी और मैं उन दीन दुखी गरीब बच्चों को मैं अपने एक पेड़ के नीचे पढ़ाती थी और गांव में कोचिंग करती थी, कोचिंग देती थी बच्चों को। और मैं लगातार 9 साल तक एक शिक्षिका के रूप में थी। और फिर गांव में विकास कार्यों को देखते हुए, मेरी जागरूकता को देखते हुए गांव वालों ने कहा कि ये रामा की यहाँ की बहू को सरपंच बनाना चाहिए। पर मैंने कहा कि नहीं, जनरल सीट है और मैं एक आदिवासी महिला, मैं राजनीति में तो जाऊंगी नहीं, मैं ये सेवा का काम कर रही हूँ, बच्चों को गढ़ने का काम कर रही हूँ, मैं शिक्षक ही रह करके और मैं काम करूँगी। पर चूँकि गांव, हमारे गांव काफ़ी जागरूक गांव थी और उसको लेकर के गांव वालों ने सब मिल कर के कहा कि नहीं, हम आपको सरपंच बनाएंगे। तो मैंने कहा मेरे सामने एक शर्त है कि यदि सरपंच पूरे गांव वाले समर्थन कर रहे हैं तो फिर निर्विरोध पंचायत होनी चाहिए। तो गांव वालों ने, सब लोगों ने उत्साह से मुझे सरपंच बनाया और सब लोगों ने अच्छा सहयोग किया। और जिस पे मैंने सबसे पहले गांव में, जो हमारे गांव की स्थिति ये थी कि कम पढ़े लिखे लोग थे, निरक्षर लोग थे, तो उनको साक्षर बनाने के लिए सबसे पहले मैं जैसे ही सरपंच बनी तो पूरे अभियान के तौर पे हर घर में जा कर के जो भी हमारी बहनें थी उन सब बहनों को हम लोगों ने बैठक किए। और बैठक करने के बाद मैंने कहा कि सब घर घर जाएंगे और जाकर के हम लोगों ने 6 बजे से लेकर के 7 बजे 1 घंटे पढ़ाते थे। और उस समय में मुझे बेस्ट अवार्ड मिला था साक्षरता का। आदिवासी ज़िले में, आदिवासी गांव में एक पूरे साक्षर बहनें रही, तो इसके कारण से, और जो बहनें हमारी उस गांव की जो भी पढ़ी लिखी होती थी तो मैं ध्वजारोहण नहीं करती थी, उस बहनें से कराती थी। क्योंकि हमारी बहन आज गांव जैसी जगह पे भी यदि अच्छी पढ़ी लिखी है तो उस बहनें से हम लोग ध्वजारोहण कराते थे, जबकि मैं करती सरपंच थी पर उससे कराती थी। फिर अच्छा काम रहा, सबका अच्छा सहयोग रहा। और इसके बाद फिर लगातार 2003-04 से मैं कंटिन्यू 17 तक कंटिन्यू 3 पंचवर्षीय में लगातार जिला पंचायत अध्यक्ष रही। और मैंने चूँकि विकास के कार्य माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे, हमारे वरिष्ठों के सहयोग से, अधिकारियों के सहयोग से लगातार काम करती रही। उस समय में जब मैं 2003-04 में पहली बार जिला पंचायत अध्यक्ष बनी थी, तो चूँकि मेरा जिला जनजाति क्षेत्र है और आदिवासी जिला होने के नाते मैंने वहाँ पे देख रही थी कि हमारी बहनें जंगल जाती और जंगल भी गांव से, शहर से काफ़ी दूर रहती थी।
और फिर मैं जंगल जाती, जंगल से लकड़ी लेकर के हमारी बहनें आती थी सिर में रख कर के, और दूसरे दिन वो शहर में जाकर के लकड़ी बेचती थी। और ये कंडीशन थी, तो मेरे मन में एक बहुत मन में पीड़ा होती थी कि बहनें जंगल जाती हैं, कांटा चुभते हैं, साड़ी फटती है, फिर भी वो बहनों के पैर में चप्पल नहीं हुआ करते थे, तपतपाती धूप में वो जंगल जाती थी। तो एक मन में मेरा भाव आया था। तो उस समय में हमारे वरिष्ठ, हमारे वहाँ के सांसद जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने निवेदन की कि शिवराज सिंह चौहान जी उस समय में मुख्यमंत्री जी थे। तो उस समय में मुझे काफ़ी संबल मिला, और उस समय में मैंने स्व सहायता समूह बनाना शुरू की थी। और चूँकि मेरा गांव एक पूरा ईंट का काम चलता था वहाँ पे, और मैं खुद भी ईंट में ही मजदूरी करती थी, और वहाँ पे राजनीति होते हुए भी कोई शर्म नहीं, हमने कहा मेहनत के पैसा कमाएंगे। और मैं खुद भी मजदूरी करती थी, 3 साल मैंने मजदूरी की, और इसके बाद फिर मैंने खुद ईंटे का काम करने लगी, और ये कंटिन्यू मैं 2017 तक की हूँ, और अभी भी चल रहा है मेरे यहाँ वो काम। बहुत खूबसूरत मैम। चूँकि लेकिन अब आज आप बहुत महत्वपूर्ण पद पर हैं, चूँकि आदिवासी आप नेत्री हैं, तो किस तरह से आदिवासी, चूँकि वोटर्स के गिनती में लिए जाएं या समाज के तौर पर देखा जाए, कहा जाता है आदिवासियों के उत्थान में अभी कमी है, आदिवासियों को लेकर राजनीति भी होती है, विपक्ष भी हमलावर होता है। किस तरह से, जब आप एक खुद नेतृत्व अभी कर रही हैं आदिवासी वर्ग का, तो किस तरह से उत्थान किए जा रहे हैं, क्या आप आदिवासियों के लिए काम कर रही हैं? मैं बिल्कुल पारदर्शिता से बताना चाहूँगी जी कि 2014 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए, और जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने, मैं 2017 में जिला पंचायत के बाद में ही राज्यसभा में आई, तो पंचायत से पार्लियामेंट की सफर तय की। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब 2019 में लाल किले से जब उन्होंने घोषणा किया कि हमारे जल जीवन मिशन के लिए कि हर आदिवासी भैया बहनें, चूँकि बहुत ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले और जंगल पहाड़ में रहने वाले आदिवासी की बसाहट जहाँ पे भी आप देख पा रहे होंगे, तो जंगल के किनारे, नदियों के किनारे ये आदिवासी समाज के भैया बहनें मिलेंगे। और ऐसी स्थिति में उनको जैसे शुद्ध पेयजल मिलना चाहिए वैसा नहीं मिल पा रहा था। तो मैं तो सबसे पहले यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगी कि चूँकि मैं खुद भी, हम लोगों ने बहते हुए नदी के, तालाब के पानी पी कर के आज बढ़े हुए, और ऐसे हमारे जनजाति समाज के बहुत से ऐसे परिवार, बहुत सारे ऐसे गांव थे जिनको शुद्ध पानी नहीं मिल पाता था, तो आज उनकी चिंता किया गया। इसके साथ साथ जो हमारे जनजाति क्षेत्र थे, तो जहाँ पे बैगा, भारिया, सारिया, ये 3 अति पिछड़ी जनजाति रहते थे, तो उसके लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जनमन योजना संचालित किए, और जनमन योजना संचालित करने के बाद आज हम देख पा रहे होंगे कि जिस तरीक़ा से 4,22,000 हमारे ऐसे बैगा अति पिछड़ी जनजातियों की चिंता किए, और उनको सिर्फ चिंता ही नहीं, उनको सिर छुपाने के लिए छत नहीं हुआ करते थे, तो उनको मकान देने का काम, आदिवासी जनजाति भाई बहनों को पक्के मकान देने का काम यदि किसी ने किया है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। मकान ही अकेले नहीं, उनको फ्री में बिजली देने का काम, उनको स्वच्छ पानी देने का काम, उनको इज्जत घर देने का काम, शौचालय देने का काम, और इतना ही नहीं, जिस तरीक़ा से बड़े घर की बहनें बेटी जो अच्छी सुख सुविधा अपने घर पे देखती हैं, वैसे ही सुख सुविधा उनको उज्ज्वला योजना के तहत पे उनको गैस सिलेंडर देने का काम, ऐसे सारे काम यदि किसी ने जनजाति समाज की चिंता किया है तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किए हैं। तो निश्चित ही आज शिक्षा के क्षेत्र में हम देखें तो हमारे जनजाति बेटियों के लिए, हमारे भाइयों के लिए, जनजाति समाज की हमारे सभी वर्गों के लिए चिंता किए हैं, और उनको अच्छे स्कूल दिलाने का काम, उनको अच्छे छात्रावास उपलब्ध कराने का काम, और इतना ही नहीं, उनको ड्रेस, और उनको आज ड्रेस के साथ साथ उनको पुस्तक देने का भी काम, और इतना ही नहीं,
आज हमारी बेटियों को जैसे 5 किलोमीटर से जो भी आगे जो बेटियां आती थीं तो उनको साइकिल देते थे, पर आज प्रोत्साहन राशि के तहत पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको स्कूटी देने का भी काम आज हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, यदि हमारी बेटियां अच्छे पढ़ रही हैं, टॉपर कर रही हैं, तो उन बेटियों को आज जिस तरीके से लैपटॉप देने का काम किया, अभी कुछ ही 1 महीना पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में 94,000 लोगों को स्कूटी 94,000 बेटियों को लैपटॉप देने का काम 25,000 रुपया उनके सीधे 1 क्लिक में उनको देने का काम किए। मैम, लेकिन आपने इतने सारे काम गिनाए, क्या आप एक महिला होने के नाते, चूंकि आपने अभी थोड़ी देर पहले साक्षरता का महत्व बताया जिसकी बदौलत आज आप खुद यहाँ पर हैं, और एक महिला होने के नाते मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आप इन कामों से संतुष्ट हैं कि अभी और भी होने की जरूरत है? कैसे, मैं समझी नहीं। आपने इतने सारे काम गिनाए, क्या वो बदलती तस्वीर हम धरातल पर देख पाते हैं? क्या वाकई महिलाएं या बेटियां साक्षर हो रही है? क्योंकि जिस तरह से साक्षरता को लेकर आपने बात कही कि वाकई एक बेटी जब पढ़ जाती है तो वो 2 कुलों को शिक्षित कर देती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो शिक्षा का स्तर है उस तरह का मध्य प्रदेश में जिस तरह से आप बात कर रही हैं? है। जो बेटी आज पढ़ लिख करके और वो जब आगे बढ़ती है, तो जैसे आपने कहा कि वाकई में जब बेटी आगे बढ़ती है तो स्वाभाविक है कि वो 2 कुल की लाज रखती है। हाँ। एक अपने मायके पक्ष की और दूसरे अपने ससुराल पक्ष की, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में हो, व्यापार की क्षेत्र में हो, राजनीति क्षेत्र में हो या सामाजिक क्षेत्र में, जो भी बहनें आज आगे आती हैं तो लोग जरूर पूछते हैं कि ये किसकी बेटी है, ये किसकी बहू है। तो निश्चित ही आज शिक्षा का बहुत महत्व है। और गांव-गांव में, जो चूँकि मैं आदिवासी समाज से हूँ और गांव में पहले शिक्षा का अभाव थी, ये मैं कह सकती हूँ, क्योंकि उसका कई कारण थे कि एक तो गांव-गांव में स्कूल नहीं हुआ करते थे, रोड नहीं हुए करते थे, पुल नहीं होती थी, लाइट नहीं होती थी। तो जो हमारे आज 60 साल से ऊपर वाले जो भी ऐसे भैया बहनें हैं, तो वाकई में गांव देहात में काफ़ी उनको संघर्ष करना पड़ा। और अब जाकर के आप देख पा रहे होंगे कि आज हर गांव में यदि हम देखें, आंगनवाड़ी है, प्राथमिक शाला है, मिडिल स्कूल है, हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है। मैं खुद भी जब पढ़ती थी तो मैं प्राइमरी स्कूल 8 किलोमीटर हम लोग जाते थे, चूँकि मेरे नाना टीचर थे, तो हम लोग एक जंगल पार करके और स्कूल पढ़ने जाते थे। जब मैं 8वीं पास करने के बाद में जब 11वीं में आई, तो 11वीं में जब आई तो हम लोग साइकिल से, एक टूटी सी साइकिल, उस साइकिल से 2 बहन जी हम लोगों ने नदी पार करके, और हम लोग 13 किलोमीटर साइकिल से जाते थे और साइकिल से वापस आते थे। तो कई बार ये स्थिति रही कि हम लोगों ने वो नदी में बारिश के समय में बह गए। नाव से हम लोग नकते थे, छोटी सी डोंगी रहती थी, तो उस पर नकते समय हम लोगों ने नाव से हम लोगों ने बह गए। और बहने के बाद चूँकि हम लोगों को तैरते आती थी, तो बहुत नीचे, कम से कम 1-1.5 किलोमीटर नीचे हम लोगों ने पार पाए। और जब हम लोग घर गए तो घर में अलग डांट पिटी कि आप लोग भीग करके और इतने लेट आए, आप लोग 2 घंटा लेट पहुंच रहे हो, तो वो अलग। तो उस समय में मेरे टर्निंग पॉइंट रही। जब उस समय में मैं पढ़ रही थी 12वीं, तो उस समय में मेरे को उस दिन की बात आज भी मुझे याद है, क्योंकि मेरे बचपन से माता पिता नहीं रहे, मैं अपनी बड़ी बहन के पास रहती थी और मेरे जीजा जी मुझे मारे उस दिन। तो मैंने उस दिन से मैंने संकल्प ली थी कि या तो मैं बड़े IAS अधिकारी बनूंगी, IPS बनूंगी, या तो मैं कोई राजनेता बनूंगी। और वो जिस पुल में हम लोग बहे थे, तो वो पुल को मैं उद्धार करूंगी। और मुझे आज बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उस समय में मैं 1 पुल की बात कर रही थी, पर आज मेरे क्षेत्र में 5 पुल माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे माननीय मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और मैं ये बहुत सभी को ये बताती हूँ कि जब भी व्यक्ति को कभी भी आगे बढ़ना है, अपना लक्ष्य तय करना है, तो उस समय में आदमी को संकल्प और कटिबद्ध होना चाहिए, अपना एक लक्ष्य रखना चाहिए कि हम यदि वहाँ बनते हैं तो हमको क्या करना है, और उसे आपकी तरह जिद्दी भी होना चाहिए। मैम, चूंकि आप इस समय PHE विभाग की जिम्मेदारी संभाल रही हैं, नल जल योजना की यदि हम बात करें, चूंकि जल ही जीवन है, नल जल योजना धरातल पर क्यों नहीं दिखाई दे रही? जी, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से मैंने आपसे बताई कि 2019 में मार्च के महीने में इसका शुभारंभ हुआ था। और जब वो शुभारंभ हुआ था तो उस समय में मध्य प्रदेश में दुर्भाग्य से हमारी सरकार नहीं बनी थी,
और उस समय में हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी की सरकार थी और उस समय में इस धरती पे न थी वो नहीं उतरी। 2020 में पुनः फिर से आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार आई और भारतीय जनता पार्टी पुनः फिर से सत्ता में आई। तो 2020 में इस योजना का हम लोगों ने धरती में उतारने की कोशिश की है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस समय में 2020 में पूरे मध्य प्रदेश की कहाँ कहाँ कौन कौन सी योजना बननी चाहिए उसके लिए लगातार प्रयास किए और उस पर 147 योजनाएं शुभारंभ किए जल निगम के माध्यम से। और चूंकि पूरे मध्य प्रदेश में 54,000 गांव हैं तो इन 54,000 गाँव में हमारे 28,000 हमारे सिंगल विलेज स्कीम और 147 ऐसे हमारे सामूहिक जल प्रदाय योजना की स्कीम, तो ये स्वीकृत किया गया। और स्वीकृत ही नहीं, उस समय में जब 2020 में आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में सरकार थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के उस समय में जब पहले कांग्रेस की सरकार थी तब और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तब की स्थिति में मात्र हमारे पूरे मध्य प्रदेश में 13% पानी की स्थिति थी, 13% घरों में पानी थी। पर आज की ये स्थिति है कि सभी के सहयोग से हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे अधिकारी, सब लोगों ने मिलकर के काम किए, जिसके चलते आज हमारे 71% आज हमारे मध्य प्रदेश की धरती में आज हमारी पानी जा रही है और पूरे देश के अंदर 15 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को आज पानी मिल रही है। मध्य प्रदेश के अंदर 78 लाख परिवारों को आज पानी मिल रही है। तो निश्चित ही आज हम धीरे धीरे काम कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि 2026 मार्च तक हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। और हमारे जो सामूहिक प्रदाय योजना है उस पे हम लोगों ने 2027 तक उसको 100% पूर्ण करेंगे, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का ये कहना है कि हर घर जल मिले और स्वच्छ पानी मिले। मैम, अभी गंगा जल संवर्धन योजना भी 2 महीने चलाई गई थी, उसे आप कितना सफल देख पाती हैं? जिस तरह से माननीय मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जब मुख्यमंत्री बने तो पहली साल में उन्होंने 1 महीने का जल गंगा संवर्धन का कार्यक्रम शुभारंभ किए थे, पर अभी फिर दूसरी साल शुरू हुई तो इस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 90 दिन का ये अभियान चलाया और 90 दिन में पंचायत से लेकर के हमारे पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के, जनपद पंचायत के, जिला पंचायत के और उसके साथ साथ हमारे सांसदगण, विधायकगण, हमारे अधिकारीगण, सभी लोगों ने उस अभियान में शामिल हुए और लगभग ऐसे हमारे 50 जगह हैं जहाँ पे नदी का उद्गम है, छोटे छोटे नालों का उद्गम है। तो उन सभी जगह में हमारे पंचायत मंत्री भी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी और अलग अलग जनप्रतिनिधियों की ड्यूटी लगाई गई थी। तो अलग अलग अपने अपने विधानसभा में सभी हमारे जनप्रतिनिधि लोगों ने, सब लोग इस अभियान को सफल बनाने का पूरा प्रयास किए माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे। और चूँकि मेरा विधानसभा है मंडला विधानसभा, तो मैं मंडला जिले से आती हूँ, तो मेरे यहाँ पे भी ऐसे 3 नदियाँ का उद्गम है। तो उन नदियों में भी हम लोगों ने जाकर के श्रमदान किया और जो नदी के कटने के बाद जो नदी का जो स्थिति थी वो धीरे धीरे पुरने की स्थिति में थी। तो ऐसी स्थिति में जहाँ पे पानी का बहाव रहता है, पानी का पिजर रहती है, तो वो सब दब रहा था। इसके कारण से आज ये बहुत अच्छा हो गया। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन पे जल गंगा संवर्धन के तहत पे नदी के किनारे वृक्षारोपण किया गया। जो हमारे पुराने समय में राजा महाराजाओं ने, जो हमारे पूर्वजों ने जो ताल तलैया बनाए थे, उनका जीर्णोद्धार किया गया और उसके साथ साथ नई नई जगह पे तालाब बनाया गया, खेत तालाब बनाया गया। जो ऐसे हैंडपंप थे वहाँ पे सोख्ता गड्ढा बनाया गया ताकि पानी यदि है, बारिश की पानी आती है तो वो वहीं के वहीं रुके।
तो उसके लिए भी बहुत अच्छा काम हुआ है। मैम, चूंकि इस योजना की सफलता का सवाल मेरे द्वारा इसलिए पूछा गया था क्योंकि बतौर पत्रकार हम अक्सर ही देखते हैं, अमूमन हमारे पास खबरें आती हैं, जाहिर सी बात है आप तक भी पहुंचती होंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी में खासी समस्या ग्रामीणों को आती है कि कहीं झीर से ही बेचारे पानी ले रहे होते हैं या बहुत पानी की वहाँ पर दिक्कत आती है। आप कह रही हैं ये योजना सफल हुई है, लेकिन आपको क्या लगता है 2 महीने इस योजना को सफल बनाना एकदम काम किया गया 2 महीने में ही पूरा? नहीं, मैं आपको बता दूं, ये जो आप बोल रही है बिल्कुल सही है कि बारिश के समय में जिस तरीके से हर साल बारिश के समय में बहुत दिक्कत आती थी, पर इस बार मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं पीएचई मंत्री हूँ इसलिए, पर इस बार आप देख पा रहे होंगे कि लोकसभा के चुनाव भी हुए, बहुत जगह जगह पे उपचुनाव भी हुए, पर पानी को लेकर के कहीं धरना प्रदर्शन नहीं हुए। नहीं तो हम लोग देखते थे गांव में जब भी गर्मी आती तो गर्मी के समय में हमारी बहनें चूँकि 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर से पानी लाती थी और पानी से इतनी परेशान रहती थी कि उनको पानी उचित पानी नहीं मिलती थी, तो वो बहनें गुस्सा से नाराज़गी व्यक्त करते थे सरकार के ऊपर, मंत्री के ऊपर, और मटका ले करके, टंकी ले करके, गुंडी ले करके और रोड में लाइन से कतारें खड़ी रहती थी। पर इस बार कहीं भी ऐसी, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर एक भी ऐसी जगह नहीं रही कि जहाँ पे धरना प्रदर्शन करनी पड़ी। बिल्कुल, यानी ये तो एक बड़ी ही सुखद बात है मैम, चूँकि बतौर महिला आप की सरकार द्वारा एक बड़ा महत्वपूर्ण फैसला लिया गया कि महिलाएं रात में भी अब काम करेंगी। इस फैसले को आप कैसे देख पाती हैं यदि सुरक्षा के पैमाने पर हम बात करें तो? सुरक्षा, देखिए, अब सरकार तो हमारी बहुत ही संवेदनशील है इस मामले में, और सरकार की पूरी कोशिश है कि पूरी पारदर्शिता से हमारी सरकार चले, और उसके साथ साथ जिस तरीके से महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए, और सरकार ये भी चाह रही कि कहीं भी हमारे मध्य प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की कोई घटना ना घटे। और मैं आपको बता दूं कि महिला को अपने आप की सुरक्षा के लिए भी जिस तरीके से आत्मरक्षा के लिए कई प्रकार की ट्रेनिंग भी दी गई, तो निश्चित ही महिलाएं जो पहले महिलाएं थी वो आज महिला सशक्तिकरण के कारण बहुत से हमारी बहनें सशक्त हुए हैं। पुलिस के क्षेत्र में देख लें हम, यदि आज पुलिस डिपार्टमेंट में जो भर्ती हो रही है, यहाँ तक कि नक्सलाइट क्षेत्र में भी भर्ती हो रही हैं, तो वहाँ पे भी हमारी बहनों को 33% आरक्षण दिया गया और बहनों की भर्ती आज पुलिस विभाग में भी कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं भाइयों की आलोचना नहीं कर रही हूँ, पर जहाँ पे भी मैं देखती हूँ, जिस जगह पे भी, जिस विभाग में भी महिलाएं, यदि मैं जाकर के देखती हूँ, चाहे वो पुलिस विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, शिक्षा विभाग में हो, हर विभागों में, तो महिलाएं जहाँ पे हमारे भाई लोग जितना समय दे रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारी बहनें दे रही हैं। वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब भी कोई ऑफिस, कोई दफ्तर में जो भी बहनें हमारी काम करती हैं, वो बराबर टिफिन लेकर के आ जाती हैं, और जो लंच का समय रहता है तो वो ऑफिस में ही लंच करेंगी, और जो समय बचती है तो उस समय में वो अपनी फाइल निपटाती हैं। ये मैंने आँखों से देखा। तो निश्चित ही महिलाओं का बड़ा योगदान है और ये एक नया भारत गढ़ने में, और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की भी मंशा है कि हमारी बहनें हर दृष्टि से, चाहे जैसे मैंने कहा था कि व्यापारिक दृष्टि में भी हमारी बहनें अच्छा संबल बन रही हैं, और उसको लेकर के भी जिस तरीके से हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहनों को लखपति दीदी बनाने का भी बड़ा काम कर रहे हैं, और जिसमें 25 करोड़ बहनें आज लखपति दीदी बन गई, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, वाकई ये बड़ी ही खूबसूरत बात है। चूंकि मेघा ने मेरे को एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी थी कि मैम से हम कुछ व्यक्तिगत सवालों पर भी चर्चा करेंगे। तो मैम, बात आपने कही कि महिलाएं फाइलें ऑफिस में भी निपटाती हैं, तो यदि मैं संपतिया उइके जी से जानना चाहूँ तो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज कर पाती हैं? मैं चूँकि थोड़ा स्टार्टिंग में मेरे को काफ़ी थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा, चूँकि मेरे मिस्टर नहीं हैं, और अभी रक्षाबंधन के दिन ही मिस्टर शांत हुए, और 2012-13 की घटना है ये। तो उस समय में मेरे बच्चे काफ़ी छोटे थे, और मैंने जैसा कहा है आपको स्टार्टिंग में कि मेरा तो कभी राजनीति में सपना भी नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगी, क्योंकि राजनीति में ना मेरे मायके पक्ष के कोई जनप्रतिनिधि रहे, ना राजनीति में रहे, और ना ही मेरे ससुराल पक्ष में कोई राजनीति में रहे। पर जिस तरह से मुझे गांव वालों का, क्षेत्रवासियों का सपोर्ट
और साथ में चूँकि मेरे यहाँ पे मिस्टर थे तहसीलदार, तो उनकी जाने के बाद जो राजस्व विभाग से मुझे पूरा परिवार जैसा सपोर्ट मिला। और उस समय में चूँकि बच्चे छोटे थे तो इसके कारण से काफ़ी मेरे को थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। पर अब मेरे बच्चे भी बड़े हो गए, अब मेरे पोती भी नाती भी सब हो गए, तो अब मैं घर से एकदम टोटल 24 घंटा फ्री रहती हूँ। यानी परिवार तो का अब पूरा समर्थन जी, आपके साथ है। परिवार का पूरा समर्थन साथ में है। और मेरे परिवार में जेठानी हैं, भतीजे हैं, तो सभी लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। तो संपतिया उइके, जब आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो घर पे जाकर कभी चौका चूल्हा करने का मन करता है कि कभी हाँ। किचन में गए, कुछ इंटरेस्टिंग सा टेस्टी बिल्कुल। सा बना लिया? मैं आपको बता दूं कि आज भी जो मेरी स्टार्टिंग की जो मेरी आदतें रही हैं, हाँ। तो वो आज भी मेरी है। मैं खुद भी चक्की पीस लेती हूँ, मैं खुद धान कूट लेती हूँ, मैं दोहरे पानी ले आती हूँ। और मैं खुद आज भी जब मैं खेती करती हूँ, चूँकि मेरा मूल तो काम खेती है, तो जब मैं खेती करती हूँ तो मैं हर साल मैं अपने हाथों से अपने खेत में रोपा लगाती हूँ। और मेरी कोशिश रहती है कि मैं प्राकृतिक खेती करूँ। और मैं जो हमारे यहाँ पे जो गोबर खाद रहती है वही खाद का उपयोग करते हैं, बाकी इसके अलावा कोई यूरिया में कुछ भी नहीं डालने देती अपने खेतों में। साथ में ही त्यौहार में जो दीपावली के त्यौहार है तो उसमें मैं अपने पूरे परिवार को अपने हाथ से बना के खिलाती हूँ, क्योंकि त्यौहार तो उस दिन मेरे बच्चों को भी लगता है कि आज हाँ हम सही त्यौहार मानते हैं। तो ये आज नहीं, शुरू से ही, जब से मैं 98 से राजनीति में, उसके पहले भी खिलाती थी, पर जब राजनीति में नहीं आई थी तो मैंने डेली खिलाती थी। पर जब मेरी जिम्मेदारी बढ़ी राज्यसभा के बाद से, तो उस समय में भी व्यस्तता के बाद भी मेरे यहाँ स्टाफ में एक बाई थी बैगा जनजाति की, वो बाई को मैं 3 दिन पहले त्यौहार की छुट्टी दे देती हूँ। और पूरे त्यौहार के समय में, जबकि मेरी बहू है, बेटी है, पूरे परिवार है, फिर भी मैं दीपावली के दिन 2 दिन मैं खुद से अपने पूरे परिवार को अपने हाथों से बना बिल्कुल, यानी संपतिया उइके जी एक बहू की जिम्मेदारी, एक माँ की जिम्मेदारी बहुत खूबसूरती से निभाती है। मैम, चाहूंगी जाते जाते पब्लिक वाणी के दर्शकों को, श्रोताओं को आप अपने विभाग की ओर से या एक किसी ऐसा वादा करके जाइए जो पब्लिक वाणी के मंच से यादगार भी हो और वो धरातल पर भी नजर आए। मैं सबसे पहले तो ये पब्लिक वाणी, जैसे ही मैं इस चैनल का नाम सुनी पब्लिक वाणी, तो मुझे बहुत खुशी हुई। जब भाई गए थे मेरे को कार्ड देने, इनवाइट करने, तो मैंने जैसे ही उन्होंने कहा कि पब्लिक वाणी, तो मुझे बहुत दिल से खुशी हुई कि पब्लिक वाणी, पब्लिक की वाणी, पब्लिक की आवाज़ को आज जन जन तक पहुंचाना। और जो 1 साल हुए, जो मुझे जानकारी लगी कि इस 1 साल में जो जनता की विश्वास आप लोगों ने जीता है, इसके लिए मैं बहुत बधाई देती हूँ। और साथ में आज यहाँ पे पब्लिक वाणी कार्यक्रम में समस्त हमारे जितने श्रोतागण, जितने हमारे भाई बहनें यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, मैं उन सभी को भी बहुत हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप लोगों ने, सभी लोगों ने पब्लिक वाणी को महत्व को समझते हुए आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। और साथ में मैं विश्वास दिलाती हूँ कि बहनें कहीं पीछे नहीं हैं, और जो भी लक्ष्य दिया जाता है वो लक्ष्य को बहुत अच्छे से हमारी बहनें, जो भी जिम्मेदारी मिलती है किसी भी तरीके से, उसको बहुत अच्छे से निभाती है, ये मैं विश्वास दिलाती हूँ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मैम तमाम चर्चा के लिए। तो ये थी हमारे साथ संपतिया उइके जी, पीएचई मिनिस्टर, जिन्होंने सीधे तौर पर वादा किया है कि जब महिला होती है तो जाहिर सी बात है 2 कुल को तो संभालती है। और मैम चूंकि बखूबी अपनी जिम्मेदारियां निभा रही हैं। थैंक यू सो मच मैम।